हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कवर करेंगे लूसेंट किताब के निचोड़ को। 501 प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न लगभग 60% प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आज उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में रखा है। अगर आपने इस बुक को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए, पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत संविधान में सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। तो आपसे प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बनेगा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रारूप समिति के समक्ष रखा था। अगला प्रश्न बनेगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहते हैं? यानी कि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.एन. राव को। किसे किया गया था? बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसे? बी.एन. राव को। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और आपको बता दूं कि संविधान बनने में कुल खर्चा कितना आया था? संविधान बनने में उस समय कुल खर्चा कितना आया था? लगभग 64 लाख खर्चा आया था। कितना? 64 लाख खर्चा आया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा संज्ञा दी जाती है? यानी कि संविधान की आत्मा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान के भाग है प्रस्तावना, उसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। यानी कि आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? प्रथम संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में पहला संशोधन हुआ था, 1976 में। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? यानी कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो शासन सत्ता है उसकी शक्ति किसके पास है? तो सही उत्तर हो जाएगा जनता के पास। किसके? जनता के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का यानी कि आप कह सकते हैं कि संरक्षक कौन है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको इस बुक का पूरा निचोड़ मिलेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यानी कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला बनेगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? कितने हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। सभी भारतीय नागरिकों को
6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए जो भारत का संविधान बना है तो काफ़ी जगह यानी कि कई राज्यों से कई देशों के साथ संविधान से कुछ कुछ चीज़ें निकाल करके भारत का संविधान बना हुआ है। तो भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, और रूस से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। आपको सभी प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं। ये ली गई हैं जर्मनी के संविधान से। कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से भारत के जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं जर्मनी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो यूएसए का ही है। किसका है? यूएसए का। सबसे बड़ा किसका है, तो अपने देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत चौथे भाग में, संविधान के चौथे भाग में है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं किस में हैं, आर्टिकल 19 में। किस में है? आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो भारत में सबसे पहले अध्यादेश कहाँ पर लगा था, यानी कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश सर्वप्रथम कहाँ पर लगाया था। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए संपत्ति का अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार में बदल गया, तो किस में है, अनुच्छेद 300A कह सकते हैं या फिर आर्टिकल 300 का भी कह सकते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। किस में है? 368 में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल किसके पास है, संसद के पास है, केवल संविधान संशोधन का अधिकार। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त गठन करता है, तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त गठन करता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां कितनी हैं, 12। कितनी हैं, और जबकि भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा भाषीय आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य होगा भाषाई के आधार पर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है,
तो ये हो जाएगा यूएसए। कहाँ पर? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मौलिक का निलंबन कर सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान की अप्रेस्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 17 में। किस में है? अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान की अप्रेस्यता उन्मूलन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो ये किया गया है, अभी आपको बताया था, 44वें संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त किया गया है। अब इसको 300A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 11। किसके तहत? आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है, यानी कि एक जगह की नागरिकता आप रख सकते हैं। अगर आप किसी भी देश में 7 वर्ष तक रहते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो अगर भारत के लोग किसी भी देश में 7 वर्ष तक रहते हैं तो उनकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी भारत से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो ये गोवा में लागू है। कहाँ पर है? गोवा में समान नागरिकता संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। कौन से? 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? तो 86वें संशोधन द्वारा। कौन से? 86वें संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो सही उत्तर होगा 2 बार। कौन सा होगा? 2 बार की संसद में बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। कौन होता है? लोकसभा होता है संसद का निम्न सदन। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन होता है राज्यसभा। कौन सा होता है? उच्च सदन होता है राज्यसभा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगर आपको पता है कि संसद के कितने भाग हैं तो कमेंट में बताइए कि संसद के, देखिए आपको बता दूं, संसद के 3 भाग हैं। पहला कौन सा है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। संसद का एक राष्ट्रपति भाग है। तो अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति कौन होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का द्वितीय व्यक्ति कौन होता है, तो द्वितीय व्यक्ति होता है उसका
यानी कि अगर मेल है तो उसकी फीमेल होगी द्वितीय व्यक्ति। कौन होगी? द्वितीय व्यक्ति होगी उसकी फीमेल। अगर फीमेल है तो फिर मेल। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप यूँ कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत का राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राष्ट्रपति शासन की घोषणा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का या उद्देश्य का किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये होती है हम भारत के लोग। कहाँ शुरू होती है? हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? तो कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द बढ़ाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है राज्यों का संघ। किसे दिया गया है? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य की कार्यपालिका यानी कि किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल में। किस में होती है? राज्यपाल में निहित होती है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? जितना राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उतना ही राज्यपाल का भी कार्य होता है। जो राष्ट्रपति कार्य केंद्र में करता है यानी कि लोकसभा में करता है, वही कार्य राज्य में राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो विधानसभा की सदस्यों की संख्या कहाँ पर है? यूपी। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, तो 35 वर्ष वही राज्यपाल की उम्र होगी जो राष्ट्रपति की होगी। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों होता है? ये होता है राज्यपाल के हाथों में। किसके होता है? राज्यपाल के हाथों में। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था का कार्य कितना होता है? यानी कि ग्राम प्रधान का कार्य कितना होता है? ये भी होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? ये की गई थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था
की स्थापना शुरू की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये राजस्थान से शुरू की गई थी। कहाँ से? राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत के मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है भारतीय संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व देता है। कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन आर्टिकल 51A यानी कि अनुच्छेद 51 का में वर्णन है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है संसद के नाम से। किस नाम से? संसद के नाम से। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। कौन होता है? राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। इसमें 1/2 सदस्यों के चुनाव 2 साल बाद होते रहते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? अभी आपको बताया था, पहला कौन होता है? लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय संसद का तीसरा भाग यानी कि तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन को हो चुके हैं? तो 4 बार। कितनी बार? 4 बार स्वतंत्र भारत में संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये है शून्यकाल। और शून्यकाल कितने से कितने समय तक को शून्यकाल कहा जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है कि शून्यकाल किसे कहा जाता है संविधान में, कितने से कितने बजे तक को, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि शून्यकाल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? ये होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? एक समय होता है और आपको इस समय किसी की इजाज़त बिना आप संसद में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगला बनेगा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये है विधायी का अधिकार। कौन सा है? विधायी का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्न होता है प्रश्नकाल। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये है विधायी अधिकार। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक के लिए रह सकता है? यानी कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। कब तक के लिए? 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति होता है जो, वो अगर अपना त्याग पत्र समय से पहले त्याग पत्र देना चाहता है तो किसे देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये अगर समय से पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो ये देगा उपराष्ट्रपति को। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल असीमित होता है, यानी कि कभी विघटित नहीं होती है राज्यसभा। सदस्यों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समांतर कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का। कितना? अधिकतम 6 माह का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? यानी कि सांसद आपको बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो ये वित्त विधेयक को। किसे? वित्त विधेयक को लोकसभा ही पारित कर सकती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? तो ये हुए थे मोरारजी देसाई। किसके कार्यकाल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा को देता है। किसे देता है? लोकसभा को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है। निर्णायक मत अगर चुनाव होता है और दोनों पार्टियों के वोट जो होते हैं सेम हो गए, अगर मान लो कि अगर दोनों के 100 वोट हो गए, अगर निर्णय अब लेना है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट डालेगा, वो जिसकी तरफ वोट डाल देगा वही जीतेगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी है? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। दोस्तों, पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो आपको वीडियो देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, और जिन्होंने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आने वाली परीक्षाओं में अपनी एक सुनिश्चित सीट कवर कीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं 101 से। क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति की किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? अगर किसी को भी हटाना हो तो उसे महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 88 में। किस में है? अनुच्छेद 88 में है कि भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद 88 में है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? निर्वाचन आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए की जाती है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये हैं सुकुमार सेन। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। कौन से में है? भाग 5 में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जी की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? 65 वर्ष की आयु तक। कब तक? 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन बनेगा, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, मैंने बताया था कि अगर किसी को हटाना है तो उसे महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है।
किसके जरिए? महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश थे भारत के हीरा लाल जे कानिया। कौन थे? हीरा लाल जे कानिया थे भारत के प्रथम न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो ये करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये है भारतीय संसद को। किसको? भारतीय संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं 65 वर्ष तक। कब तक? 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्यपाल का वेतन व भत्ता किस कोष से आता है? तो ये आता है राज्य की संचित निधि द्वारा। किससे आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन बनेगा, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल। राज्य में विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है बिना राज्यपाल के। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। शपथ ग्रहण कौन कराता है? देखिए, राज्यपाल बनाता कौन है? तो राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? तो देखिए, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी ही बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 महीने तक। कितने? 6 महीने तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की जाती है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई? तो कभी नहीं। भारत में अभी तक आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था
का वर्णन है? तो भाग 9 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है। कितने में? अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया है? पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना हुआ करता था? 6 वर्ष का। लेकिन किस अनुच्छेद यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि आपको काट देते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान लागू कब हुआ था? यानी कि भारत में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो प्रस्तावना में। किस में दिया है? प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व से। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया है? तो संविधान के 20वें भाग में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में। किस में है? अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 233 में। कौन से में वर्णन है। अनुच्छेद 233 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। किससे है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 में। किस में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। यानी कि कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 63 में। किस में है। 63 में व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो अनुच्छेद 360। कौन से होती है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो किसको है। संसद को। किसको है। संसद को। अगला क्वेश्चन है भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था 1956 में। कब किया गया था। 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा भारत में इस समय कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संविधान 300 यानी कि 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो फजल अली थे। अगला क्वेश्चन बनेगा राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। राज्यों का निर्माण होता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है। सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है। सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है। तो केवल संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को। किसको कहा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। गारंटी लेता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वो क्वेश्चन आपसे एक भी गलत नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। तो केवल संसद के पास है। किसके पास। केवल संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 किस में दिए गए हैं। 5 से 11 भाग 2। अगर भाग आपसे पूछा अनुच्छेद कौन सा है 5 से 11 है। भाग कौन सा है भाग 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। तो कौन सा देता है। नीति निर्देशक तत्व। कौन सा देता है। नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो वर्तमान समय में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो भारत के सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। कौन सा देता है। नीति निर्देशक तत्व। कौन सा देता है। नीति निर्देशक तत्व। अभी ये क्वेश्चन आपको बता दिया है और रिपीट हो गए हैं। तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। अभी आपको बताया था कुल 11 मूल कर्तव्य हैं।
संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए, सभी समाज के लिए हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय यानी कि कितने समय का अंतर होता है? तो 6 माह का। कितना होता है? 6 माह का अंतर होता है। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए, किसी को अगर किसी के पद से हटाना है तो महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग राज्यसभा से, लोकसभा से, कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, यानी कि महाभियोग चलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो कितने समय में भरा जाएगा? 6 माह में। 6 माह में आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय कौन चलाएगा राष्ट्रपति का पद? उपराष्ट्रपति। कौन चलाएगा? उपराष्ट्रपति चलाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र समय से पहले देना है तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान कर सकता है? यानी कोई व्यक्ति अगर दोषी है उसे फांसी की सज़ा से कौन मुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। किसके पास शक्ति है? केवल और केवल राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो केवल 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में। किस में है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? केवल राष्ट्रपति को। किसको है? केवल राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यानी कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला सचिव थी B.S. रमा देवी। कौन थी? B.S. रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की देखिए दोस्तों, यहाँ पर है भारत की है कि भारत की प्रथम महिला सचिव कौन थी। क्वेश्चन ये था कि भारत की प्रथम महिला सचिव कौन थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा B.S. रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। कौन से रहे हैं? इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो मूल संख्या है 552, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? 448 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा को भेजता है?
जो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या होगी वही भेजेगा। तो किस में है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है चिपको आंदोलन से। कहाँ से है? चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो तेनजिंग नोर्गे भारत का था और एडमंड हिलेरी कहाँ का था? न्यूजीलैंड का। भारत का देखिए आप याद रखिए, भारत का कौन सा था? तेनजिंग नोर्गे। कहाँ का था? भारत का। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? सोजे वतन पुस्तक लिखी थी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किससे है? सर सैयद अहमद खान से। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दे दी थी? तो किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दे दी थी? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पर आए थे? तो गोवा में आए थे। और सबसे बाद में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ है? तो गोवा ही हुआ है। यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, विजय ऑपरेशन। विजय ऑपरेशन चलाया गया था, इसी के जरिए पुर्तगालियों को भगाया गया था जब गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। किस वर्ष किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो दिवाली के त्यौहार में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा कादम्बरी किसकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य भी है भारत का अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की जो लीड बनी होती है, जो आप अंदर देखते हैं जिससे लिखते हैं ब्लैक दिखता है, तो वो बनी होती है ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे मिले हैं? तो मिले हैं ये ब्राह्मी लिपि में। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवर्स फिलक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फिलक का संबंध हॉकी खेल से है। किससे है? हॉकी खेल से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? मानस असम में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा डाकघर आप कहिए कि सर्वाधिक कहाँ पर हैं? तो भारत में है। अगला क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। किसका है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता।
अगला क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व और प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करता है। प्रधान लेगा मंत्री की सलाह, यानी कि जो मंत्री होंगे प्रधानमंत्री के, उनकी सलाह प्रधानमंत्री लेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वल्कनीकरण। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों से। नीलगिरी पहाड़ियों से मिलते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? अगर आप मैच देखने का शौक़ रखते हैं, आप मैच बहुत ही पसंद करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। 22 गज या 66 फुट की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित किया गया है? तो ये किया गया है राई सोनीपत में। कहाँ? राई सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी ताशकंद में। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर, आप सभी को पता होगा कि डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हुआ कब था? तो जलियांवाला बाग देखिए, ये हुआ था 1919 में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 1919 में। लेकिन उस समय माइकल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने को। तो देखिए 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? यानी कि विदेशों में जाके हत्या कर दी थी किसने? ऊधम सिंह ने। तभी कहा जाता है कि अगर ऊधम करो तो ऊधम सिंह जैसा करो। देखिए 1919 में कांड होता है। वो कांड कब हुआ था? 1919 में। बदला कब लिया गया है? बदला लिया है 1940 में। तभी कहते हैं कि ऊधम करो तो ऊधम सिंह जैसा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। कहाँ पर करती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावल। कौन सी थी? चंद्रावल। इसी में एक गाना भी बना है, बहुत ही फेमस है। अब अगर आपने वो गाना सुना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि चंद्रावल वाला फिल्म का गाना सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम था कामरूप। क्या था? कामरूप असम का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? प्याज और लहसुन में सल्फर के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग। कौन सा? सरकारिया आयोग गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ पर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। जबकि ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कि संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है। संसार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है भारत में। कहाँ पर होता है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाई-मोदी। कौन सा है? अनाई-मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है। सरदार सरोवर परियोजना है जो बनी है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, यानी कि मछली पालन से संबंध रखती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए एक और है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंध रखती है, तो जो झींगा मछली होती है उससे संबंध रखती है और मांस से भी संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कहाँ पर होता है? गुजरात में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख में। कहाँ पर होती है सबसे कम? लेह लद्दाख में। जबकि सर्वाधिक कहाँ पर होती है? मासिनराम मेघालय में। मेघालय में कहाँ पर होती है सर्वाधिक वर्षा भारत में? मेघालय के मासिनराम में। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान दिया है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने दिया है। तो ये हरित क्रांति भारत में कब आई थी? हरित क्रांति भारत में आई थी 1970 में। कब आई थी? 1969 और 70 के बीच में। 69 और 70 के बीच में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है। तो दलदली भूमि में यूँ कहिए कि आप धान की खेती करते हैं, यानी कि चावल की खेती करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, PCS में पूछा था कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो मेथेन गैस निकलती है। दलदली स्थानों से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस ही निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। क्या है? टोकोफेरल विटामिन E का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि विलय की नीति किसने लागू की थी। विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1906 में। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था। इन्हीं अखबारों के संपादन के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल भी की सज़ा भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था। टोडरमल का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, जो वर्तमान समय में कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पोलियो का टीका किसने खोजा था। पोलियो का टीका खोजा था जोनास साल्क। कब खोजा था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है। तो किसकी है? गोमतेश्वर की। अगला क्वेश्चन देखिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है। अमेजन नदी की, क्योंकि ये विश्व की भी सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी कौन है विश्व में? सबसे लंबी है नील नदी। नील नदी कहाँ पर पड़ती है?
ये पड़ती है अफ्रीका में। कहाँ पर पड़ती है? अफ्रीका में। जबकि ये अमेजन कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और ये पड़ती है नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। कौन सी कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नेकचंद ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए यानी कि अमेरिका में। संसार की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। क्या था? अष्टप्रधान था शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम। अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो कौन सा बनवाया था? ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुग़ल बादशाह के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो किसके शासन काल में? जहांगीर के समय को चित्रकला का भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो किसकी करवाई थी जहांगीर ने हत्या? गुरु अर्जुन देव की। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ये गुलबदन बेगम थी कौन? ये थी हुमायूं की बहन थी। किसकी? हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी विजयों में के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है पुरी, उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। पहला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। दोस्तों, अगर आपने इस बुक को यानी कि जो आप लूसेंट की किताब पढ़ते हैं, अगर आपने इस किताब को पूरा नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। आप दोबारा से जब किताब पढ़ेंगे आपको किताब पढ़ने में बहुत ही समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ मेले का शुभारंभ किया था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। और कुंभ मेला कितनी जगहों पर लगता है? तो देखिए आपको बता दूं कि कितने जगह लगता है। एक आपको ट्रिक बता दूं कि कुंभ मेले लगने का स्थान देखिए ये है पहुना।
क्या लिखा है? पहुना। पा से हो गया प्रयागराज, ऊ से हो गया उज्जैन, हा से हो गया हरिद्वार और ना से हो जाएगा नासिक। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि भारत में कुंभ मेला कितने जगह लगता है, तो 4 जगह लगता है। कितने जगह? 4 जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला भरता है? तो देखिए वही आ गया, कितने स्थानों पर भरता है? तो 4 भरता है। कहाँ पर? हरिद्वार गंगा के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना संगम, उज्जैन सिप्रा और नासिक गोदावरी के। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अजंता की गुफाएं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित हैं? तो किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहा था? तो हैदराबाद रहा था। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। क्या है? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? कितने हैं? कितने पिन कोड जोन हैं? तो कुल 9 पिन कोड जोन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1972 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा था? तो ये था भारतीय रेलवे। कौन सा था? भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी कौन सी चलती है? समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 3 फरवरी 1925 को। कहाँ से? कौन था? इंजन का नाम क्या था? तो जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी विद्युत, उस इंजन का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये पड़ता है केरल में पड़ता है, जो पुदुचेरी के 4 ज़िले हैं। पुदुचेरी देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है, एक तो देखिए केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। माहे ज़िला भारत का सबसे छोटा ज़िला है। कौन सा है? माहे ज़िला। और 2 ज़िले तमिलनाडु में हैं और इसके बाद 1 ज़िला आंध्र प्रदेश में है। तो पुदुचेरी कुल कितने यानी कि राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका। कौन सा ढका है? अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमोर द्वीप। कहाँ पर है? न्यूमोर द्वीप। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? पदार्थ है DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि कहाँ पर होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। यानी कि डाइजेस्ट जो होता है उसका एंजाइम स्रोत होता है लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा विटामिन है, यानी कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी, क्योंकि ये खट्टा होता है, खट्टा दूध को फाड़ देगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं, कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? सूर्य में हीलियम की मात्रा होती है 26.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोण।
यानी कि कोरोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये जांघ पर पाई जाती है। कहाँ पर? ये जांघ में पाई जाती है। अगर पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो छोटी हड्डी हो जाएगा स्टेपीज। कौन सी हो जाएगी? स्टेपीज। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोण की इकाई है, क्या है? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा शुगर के स्तर की वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो अग्न्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने का उपकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यानी कि यकृत धमनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन में बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन करता है? यकृत। इसी को क्या कहते हैं? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो ये जाता है महाधमनी की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाता है? अम्लीय लवण। क्या कहलाता है? अम्लीय लवण। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो किसके द्वारा निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, किसमें रहते हैं? रंध्र में। फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो उपचयन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जंतुओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्तचाप परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो विलियम हॉर्वे। यानी कि सर्वप्रथम जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हॉर्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है? तो पेस मेकर का। किसका है? पेस मेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन जो बम होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, वह द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील विटामिन। तो आपको एक बता दूं कि गई भैंस पानी में। कहाँ पर गई? गई भैंस पानी में। भैंस कैसा लिखा जाता है? कुछ ऐसा। भा से क्या बनता है? बी, और सा से बना देते हैं सी, यानी कि गई भैंस पानी में। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सी.वी. रमन ने। किसने किया था? डॉक्टर सी.वी. रमन ने। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जिंक की यानी कि Zn की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि चंद्रमा पर वजन ले जाने पर वजन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका वजन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय दाब नहीं है। कहाँ पर? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? कौन सा करता है? यानी कि अपनी त्वचा से सांस ले लेता है? केचुआ। केचुआ को और क्या कहा जाता है? किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है कितना? 23 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक मापन की इकाई है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली की वाहक क्या है? बिजली की वाहक है आयन। क्या है? आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? बाएं सिरा से। अगला क्वेश्चन है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप क्या होता है? जल का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है? किसे करती है? डायमंड यानी कि मंड यानी कि स्टार्च। जो आपने देखा होगा जब आपने कभी चने या गेहूं को उबाला होगा, थोड़ी देर बाद अगर पानी आप रखे रहें तो ऊपर जम जाता है, घी जैसा जम जाता है, उसी को स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण के संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स की कितनी ऊर्जा होती है? तो ये होती है 5 कैलोरी की। कितनी होती है? 5 कैलोरी की ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन से एक रोग हो जाता है मधुमेह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? ये होती है 65%। कितनी होती है? 65% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो काराकोरम जो पर्वत है इसका दूसरा नाम है कृष्णागिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत की श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध है जामीबिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। कौन सी है? अनाईमुदी। कितनी ऊंचाई इसकी? 2696 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ऑन्ड्रेट। कौन है? ऑन्ड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है, वह कहलाता है अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? किस राज्य को जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध कहाँ पर है? अफ्रीका में किस नदी पर है? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि नील नदी कहाँ पर निकलती है, यानी कहाँ पर बहती है, तो अफ्रीका में बहती है। आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। ये नील नदी गिरती कहाँ पर है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? यानी कि इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो ये है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित के क्या नाम है? देखिए, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित का क्या नाम है? सुएज तथा पोर्ट सईद। सुएज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यानी कि इस तरफ भूमध्य सागर है और ये कुछ इस प्रकार सुएज नहर है बनी है, और इस प्रकार कौन सा है? लाल सागर। ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। इसको कौन सी जोड़ती है? सुएज नहर। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 169। कितनी है? 169। सुएज नहर खोदी कब गई थी, यानी कि ये खुदाई हुई थी इस नहर की, तो इसकी खुदाई हुई थी 1869 में। कब हुई थी? 1869 में। ये कहाँ पर पड़ती है सुएज नहर? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वन विज्ञान एवं तकनीकी कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। किसकी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? इसमें देखिए, ये सबसे लंबी नदी है, यानी कि झील है वेम्बनाड। इसमें नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। नौकायान प्रतियोगिता कहाँ पर होती है? तो वेम्बनाड झील में होती है, केरल में। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो ये मिलता है तूफानी चक्रवाती मौसम का। अगला क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये है मंगोलिया में स्थित। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना जो स्थित है उत्तराखंड में। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? पृथ्वी के सबसे पास जो नज़दीक है गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इडुक्की परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वीडियो में भी पूछा हुआ प्रश्न है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में? तो देखिए, ये पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी, और केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? गेहूं उत्पादन में प्रथम देश है चीन। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है कि जो गेहूं उत्पादन में प्रथम है, तो ये हो जाएगा पंजाब। कौन सा हो जाएगा? पंजाब। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। कौन सी नहर? पनामा नहर जोड़ती है। किसको किससे? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास है? कौन सी जनजाति रहती है नीलगिरी में? टोडा जनजाति। कौन सी रहती है? टोडा जनजाति रहती है। अगला क्वेश्चन है, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? मेची नदी महानंदा नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है
नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति है मछली उत्पादन से, यानी कि मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समयांतराल कितना है? यानी कि आप यूँ कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम तक भारत में समय का अंतराल कितना है? लगभग 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? धूपगढ़ जो चोटी है तो किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? राजा चेलैया कर सुधार समिति। अगला क्वेश्चन देखिए काली सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो काली पाई जाती है महाराष्ट्र पूर्वी और पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये किया गया था महानदी। ये कहाँ पर बहती है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर बहती है? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है जो है सूर्य। कौन सा है? सूर्य। चंद्रमा एक तारा नहीं है, वो पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? तो ये बनाते हैं गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में संगम बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कहाँ पर है? रूस में है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो फास्फोरस खनिज निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन सा प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपयोग में आधारित है? तो जीएसटी मॉडल किस देश में आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी दिवस कब मनाया? यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत में जीएसटी लागू कब हुई थी? तो भारत में जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना बनाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। अगला कहा है क्वेश्चन है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी और यह बैंक कृषि क्षेत्र के लिए कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील। अगर क्वेश्चन विकसितशील अर्थव्यवस्था कहाँ की है? तो विकसितशील जो अर्थव्यवस्था है वो है यूएसए की यानी कि अमेरिका की विकसित है, और जबकि भारत पाकिस्तान इसकी विकासशील अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था की कल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है?
यानी कि आयात निर्यात बंद हो जाएगा, कोई आयात निर्यात नहीं होगा, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्थव्यवस्था उच्च स्तरीय निर्णय वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम इंसान कौन थे, यानी कि प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो इसे विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एडम स्मिथ ने। किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय यानी कि एनडीसी का राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरोल्ड डोमर योजना पर। किसमें थी? हैरोल्ड डोमर योजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि गांधी इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो न्यास के सिद्धांत पर। किस पर थी? न्यास के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही थी? तीसरी पंचवर्षीय में, यानी कि इस योजना में सर्वाधिक घाटा हुआ था क्योंकि इसी योजना में पाकिस्तान और चीन से युद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विवाद में विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवादित कर राशि का भुगतान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? ये माना जाता है जेम्स विल्सन को। किसे माना जाता है? भारतीय बजट का प्रणेता यानी कि फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत का जो प्रथम बजट है 18 फरवरी 1860 को किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में भारत का बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का सबसे पहले पेश किया था बजट आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत को यानी कि भारत में जो बजट प्रस्तुति होती है 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पूर्णकालिक वित्त मंत्री है जो वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था मोरारजी देसाई ने 1962 और 63 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था राजीव गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है राज्य सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है?
तो कृषि के क्षेत्र का अंश कम हो जाता है। अगर औद्योगिकीकरण ज़्यादा होगा तो कृषि कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा दी जाती है सूचना प्रौद्योगिकी को। निजीकरण से क्या आशय है? निजीकरण से होता है कि निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया का लोगो आपने देखा होगा तो शेर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षित की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो ये की थी आबिद हुसैन समिति के द्वारा। किसकी समिति द्वारा? आबिद हुसैन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। मूंगफली के लिए सबसे ज़्यादा कौन है पैदा करता है मूंगफली? गुजरात ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा महारत्न शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी दिसंबर 2009 में। अगला क्वेश्चन है सूचना क्रांति से क्लार्क को की संज्ञा किसे प्रदान की थी? तो ये की थी ऑर्थर को। किसको की थी? ऑर्थर को। अगला क्वेश्चन है मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से, यानी कि हाथों के जो विकास होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी के उन्मूलन का आधार क्या है? तो परिवार का उपभोग एवं व्यय। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था छठवीं पंचवर्षीय में। कब दिया गया था? छठी पंचवर्षीय में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? तो ये रही थी 11वीं पंचवर्षीय में 7.8% रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या है? तो जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने वर्ष 1976 में। कब किया था? वर्ष 1976 में किया था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे.आर. कैसेल ने। किसने किया था? जी.आर. कैसेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति यानी कि आप कह सकते हैं नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो हिंदू ग्रोथ रेट संबंधित है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? ये होता है निजी स्वामित्व। क्या होता है? निजी स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी व सह अस्तित्व क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था माल्थ ने। क्या दिया था? माल्थ ने। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? इनकम टैक्स। क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी कैसा कर है तो ये आप प्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट कर है, क्योंकि आप जो टैक्स सरकार को डायरेक्ट देते हैं उसे प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। जो आप सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, जैसे आपने किसी सामान को ख़रीदा तो आपने टैक्स पहले दुकान वाले को दिया है, इसके बाद वो टैक्स सरकार के पास जाएगा तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो ये किया था लियोन वालरस ने। किसने किया था? लियोन वालरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है?
तो महाराष्ट्र की सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो रेपो रेट में वृद्धि करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो राष्ट्रीय आय के लिए यानी कि सरकार सबसे अधिक कहाँ से कमाती है? सबसे अधिक जो आय पहुँचती है सरकार के पास कहाँ से पहुँचती है? सेवा से पहुँचती है। जैसे रेल हो गया, इस प्रकार पहुँचती है, रेल, प्लेन, इस प्रकार पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो मूल्यह्रास मशीनरी की हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत आर्थिक विकास में क्या अभिप्राय है? सतत आर्थिक विकास में वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद का मुख्य कारण क्या है? तो ये है सेवा क्षेत्र। कौन सा है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था भारत का सबसे अधिक जो भाग प्राप्त होता है वो सेवा क्षेत्र से, यानी कि सबसे अधिक रुपए प्राप्त होता है सरकार को, तो सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आय कर की शुरुआत किसने की थी? भारत में आय की कर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अधिभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? सबसे पहले GST लागू किया था फ्रांस देश ने 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 279A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब से लागू हुआ था? तो अभी आपको बताया था कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है और 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? आंतरिक व्यापार है शेयर मार्केट से। किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? तो तरलता में वृद्धि। क्या है? तरलता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसच बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? तो ये है श्रम से, यानी कि मजदूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई थी? विश्वव्यापी मंदी हुई थी 1929 वर्ष में, यानी कि सन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है? तो सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक विकास का प्रचाल क्या है? आर्थिक विकास का प्रचाल क्या है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। कौन सा है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो ये थी राज्य विहीन समाज। क्या थी? राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत व्यय योग का प्रयोज्य आय का अर्थ है। क्या है अर्थ? तो व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात हो और ना निर्यात, यानी कि कोई आयात निर्यात नहीं होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GST सकल घरेलू उत्पाद डिप्लेटर शब्द किससे मध्य अनुपात है? तो ये है नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में
उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है? वॉच डॉग किसे कहा जाता है? सेबी को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने मित्र को शेयर ज़रूर करिए। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली एग्ज़ामों के लिए और आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।